शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के इतिहास में आज जो कुछ हुआ है वो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए सबसे बड़ा झटका है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है जब नरेंद्र मोदी अमित शाह ने मिलकर एक उम्मीदवारों की सूची जारी की। 44 उम्मीदवार जो जम्मू कश्मीर के थे, और सूची जारी करने के बाद पार्टी के अंदर किस कदर हड़कंप मचा होगा अंदाज लगाइए कि 2 घंटे में वो सूची वापस लेनी पड़ी और फिर उसके बाद में 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की। आखिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी की में अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि राजनाथ सिंह जी के यहाँ संघ और बीजेपी के नेताओं की बैठक चली और बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेके सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन सहमति आज तक नहीं बन पाई है। उसके बाद एक बयान आया है सुब्रमण्यम स्वामी का, जिन्होंने कहा है कि 17 सितंबर तक नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दें और मार्गदर्शक मंडल में जाएं। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने के और भी विकल्प हैं। आप जानते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी कमजोर हो रहे हैं? क्या जिस सूची को नरेंद्र मोदी जी ने बनाया हो उस सूची को कोई वापस ले सकता है? ये हिम्मत कौन है जो इसको इतनी हिम्मत कर सकता है? कौन है जो नरेंद्र मोदी को विवश कर सकता है कि जो सूची जारी की है उस सूची को आप वापस लीजिए और हम जैसा कहें वैसी सूची जारी करें? तो भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी रूप से क्या चल रहा है, इसे समझने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अजय वोकिल जी को। हम अजय वोकिल जी से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो आज की घटना है, ये घटना मैं साधारण नहीं मानता हूं। 2014 के बाद ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर आश्रित है और इन दोनों नेताओं ने जो तय कर दिया है उससे बदलने का कोशिश तो छोड़िए, किसी की हिम्मत आज तक नहीं हुई है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज भारतीय जनता पार्टी के ये दो नेताओं द्वारा जारी की गई सूची को 2 घंटे में वापस लेना पड़ा है? क्या ये वाकई भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चल रही है उठापटक, क्या उसका परिणाम है? क्या वाकई नरेंद्र मोदी अब केवल सरकार में नहीं पार्टी के अंदर भी कमजोर हुए हैं? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसको बदलने के लिए विवश किया है? अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या है क्या ये आपने भी देखा पिछले 10-11 साल में तो अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनौती दे सके। और ये जो सूची थी उसमें लिखा था कि ये अमित शाह और नड्डा जी और ने मिलकर किया है। इस सूची को वापस लेने को और फिर एक नई सूची जारी करने को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से भाजपा हाईकमान को तो बहुत बड़ा झटका है ही, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति में तो तमाम बड़े लोग हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं है, और मोदी जी और अमित शाह तो उसके मुख्य कारक हैं। और अगर इस सूची को फाइनल करने के बाद उसको 2 घंटे में वापस लेना पड़ रहा है, मेरे ख्याल से जैसे आपने कहा कि 10 साल के अंदर ही पहली घटना है, तो मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई ऐसी सूची जारी हो जिसको बीजेपी ने वापस ले लिया हो। संशोधन तो कई बार हुए हैं कि मान लो 2-4 कैंडिडेट इधर उधर बदले गए हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन कोई सूची ही पूरी विड्रॉ करनी पड़े तो ये अपने आप में वाकई बहुत बड़ी अभूतपूर्व घटना है बीजेपी के इतिहास में। तो इसका मतलब ये दो बातें बिल्कुल साफ हैं कि जो सूची तय हुई थी उस पर सर्वानुमति नहीं थी। स्टेट यूनिट और सेंट्रल यूनिट के बीच कोई तालमेल नहीं था, वरना बगावत होती है, व्यक्तिगत नाराज़गियाँ होती है और हर पार्टी में होती है, कोई नई बात नहीं है ये। लेकिन अगर इस तरह पूरी सूची रद्द करना पड़े और फिर जारी करना पड़े तो ये अपने आप में बड़ा संकेत देती है कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। और तालमेल चाहे वो संघ और बीजेपी के बीच हो, चाहे वो राज्य यूनिट और केंद्रीय इकाई के बीच में हो, चाहे केंद्रीय चुनाव समिति और राज्य चुनाव समिति के बीच में हो, स्थानीय नेताओं और केंद्रीय नेताओं के बीच में हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। अब वकील जी, एक बात ये भी है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पार्टी में जितने पावरफुल हुआ करते थे, क्या 4 जून के बाद उनकी ताकत कम हुई है? क्योंकि हमने देखा ये जो निर्णय ले लेते थे, इनके निर्णय को चुनौती देने की हिम्मत अभी तक पार्टी में नहीं थी। तो आपको लगता है कि ये चुनौती दी किसने? क्या कारण रहे होंगे कि इनको 2 घंटे में ये सूची वापस लेनी पड़ी? देखिए, चुनौती किसने दी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से चुनौती उस सेक्टर से मिली है कि जो अमित शाह और मोदी का वर्चस्व को चुनौती दे रहा है, ये तो अपन मान सकते हैं।
और ये बात भी तय है कि अगर 2 घंटे में सूची वापस लेनी पड़ी तो सवाल ये कि अगर कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सूची तय हुई थी वो क्या सोच करके हुई थी, कुछ तो डिस्कशन हुआ होगा ना। और अगर सही फीडबैक अगर केंद्रीय नेतृत्व के पास नहीं था तो ये सूची फाइनल कैसे हुई, सवाल तो ये है। और अगर इतने बड़े पैमाने पर असंतोष खास करके जम्मू क्षेत्र के अंदर, अब आप देखिए कि जम्मू विधानसभा में 43 सीटें जम्मू एरिया से आती हैं, तो जम्मू में अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो बीजेपी जम्मू कश्मीर सरकार बनाने का ख्वाब कैसे देख सकती है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने जो है तब 37 सीटें थी जम्मू के अंदर, तब 25 सीटें जीती थी। और मुझे ध्यान है कि पीडीपी को 28 सीटें मिली थी, दोनों मिलकर सरकार बनाई थी, जो कि अपने ढंग से बहुत अलग तरह का प्रयोग, पहली बार जो विपरीत विचारधाराओं वाली पार्टियां एक साथ आई थी, सरकार बनाई थी। और उसमें राम माधव की बड़ी भूमिका थी, जिनको राम माधव को फिर से अब बीजेपी जम्मू कश्मीर में लगाया गया है। अब सवाल है कि क्या राम माधव की भी नहीं सुनी जा रही है, या राम माधव ने ये सूची रुकवाई है, ये भी एक सवाल, ये भी हो सकता है। ये हालांकि अपने पास कोई प्रमाण नहीं है इसका, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि उनको बीच में कश्मीर से अलग कर दिया गया था धारा 370 हटाने के बाद से, और अब उनको जरूरत फिर से महसूस की गई है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं उनका भी फीडबैक इसमें रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी राम माधव को लेकर। हमें भी ये पता है कि राम माधव की और शायद हमेशा की पट्टी नहीं बैठी, पर उनको वहां से हटाया गया, वापस संघ में भेजा गया, बीजेपी में भी नहीं रखा गया। और अचानक ये जो 4 जून के बाद जो परिवर्तन होते जा रहे हैं, जिस तरह संघ अपनी अलग तरह से एक भूमिका निभा रहा है, संघ ने जिस तरह से सारी चीजें अपने हाथ में लेना शुरू कर दी हैं, वैसे जैसे जैसे संघ एक्टिव हो रहा है वैसे वैसे मोदी और शाह कमजोर होते जा रहे हैं। इस तरह की खबरें तो आ रही हैं। यदि आप ये संकेत दे रहे हैं कि राम माधव भी हो सकते हैं सूची के पीछे, तो हम ये मान के चलें कि ये पूरा जो कुछ हो रहा है, संघ अब धीरे धीरे बीजेपी के ऊपर हावी होता जा रहा है। क्योंकि एक समय ऐसा रहा कि जब पूरी तरह संघ ने मोदी और अमित शाह के लिए छोड़ दिया था पूरा मैदान। अब लगता है कि इन दोनों को सीमित किया जा रहा है और संघ धीरे धीरे अपनी भूमिका निभा रहा है। ऐसा कहा जा सकता है। कारण क्या है, देखिए अगर इसको हम पिछले लोकसभा चुनाव से तुलना करें इसकी, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो रिजल्ट आया वो भी इसी कारण से था, जो बीजेपी 33 सीटें कम हो गई वहाँ पर बीजेपी की, तो उसका बड़ा कारण यही था कि प्रत्याशी चयन गलत था। और जो बाद में चर्चा में सामने आई बातें कि जो सूची योगी आदित्यनाथ ने दी थी उनमें अधिकांश नाम काट दिए गए, मुश्किल 2-3 लोगों को उनको टिकट दिया गया, और बाकी जो है केंद्रीय चुनाव समिति में, या मोदी शाह आप कह सकते हैं उसको, उन लोगों ने अपने प्रत्याशियों चहेते लोगों को टिकट दिया और वो लोग चुनाव नहीं जीत सके। तो ये सवाल तो तब से उठ खड़ा हो रहा था कि अगर इस तरह से आप बिना ग्रास रूट लेवल के फीडबैक के अगर टिकट देंगे तो उसका नतीजा क्या आएगा। और आप जम्मू का जो बहुत संवेदनशील मामला है, बीजेपी की सारी उम्मीदें जम्मू पर टिकी हैं, कश्मीर घाटी से उनको कोई सीट मिलने की उम्मीद संभावना नहीं के बराबर है। वो 2-3 सीटें कहीं मिल जाएँ तो अलग बात है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है। वहाँ तो उन्होंने किसी लोकल पार्टी से ही उनको समझौता करना पड़ेगा। और जो जमावट अभी इस तरह की हो रही है और पीडीपी को अलग किया गया है यूपीए से, इंडिया गठबंधन से, तो वो इस बात का संकेत है कि यहीं कुछ संभावना बीजेपी देख रही है। लेकिन अगर जम्मू में ही अगर हालत खराब हो गई तो फिर सरकार बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और जम्मू कश्मीर का चुनाव बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव जीतना हारना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि परोक्ष रूप से ये चुनाव जो है धारा 370 हटाने पर जम्मू कश्मीर की जनता का जनमत संग्रह होने वाला है। अगर बीजेपी इस चुनाव में हार गई तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ये फैसला ही गलत साबित हो जाएगा कि वहीं की जनता ने ठुकरा दिया, तो बाकी से क्या मतलब है आपका। चुनाव से पहले सूची वापस लेना, चुनाव में अब जाएंगे तो ये एक बड़ा इशू नहीं बनेगा वहाँ पर कि आप तो पहले ही आप, और कहीं ना कहीं जो एक नेता, अब इस समय आपको क्या लगता है कि नेतृत्व कौन करेगा, राम माधव करेंगे या अमित शाह करेंगे? इस बार जम्मू कश्मीर में किसकी चलने वाली है दोनों में? देखिए अभी एकदम तो कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जैसे सूची रुकवाई गई और फिर उसको चेंज किया गया है तो बड़ी ताकत तो काम कर रही है। वो संघ की भी हो सकती है, और मेरे ख्याल से संघ की ही होगी, और तो कोई ऐसा लगता नहीं है कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति विशेष कोई हो उसके अंदर। तो ये इस बात का एहसास उनको है, जो भी इसको संचालित कर रहे हैं या इसको नियंत्रित कर रहे हैं, कि जम्मू कश्मीर का चुनाव, मैंने कहा ना कि बहुत ही संवेदनशील और क्रुशियल इलेक्शन है ये बीजेपी के लिए। क्योंकि अगर वो धारा 370 का फैसला ही अगर गलत जनता, जम्मू कश्मीर की जनता ने ठुकरा दिया तो उसका तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अजय वकील जी, अभी 3-4 दिन पहले सुब्रमण्यम स्वामी आज भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें पार्टी ने ना निलंबित किया है ना कोई नोटिस दिया है, आज भी वे अपनी पार्टी में यथावत हैं। वो ऑफिशियली ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी
अपनी जो प्रधानमंत्री पद है उस कुर्सी को छोड़ें और मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं। ये व्यवस्था उनकी बनाई हुई व्यवस्था है, और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनको कुर्सी से हटाने के और भी विकल्प हैं। इस बयान को आप किस रूप में देख रहे हैं? ना संघ ने कंडेम किया है, ना बीजेपी ने किया है, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, तो ये सुब्रमण्यम स्वामी की पीठ पर कौन सा भार है? क्या संघ यहाँ भी कोई भूमिका निभा रहा है? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी तो विवादास्पद बयान पहले से देते आ रहे हैं, इसलिए कोई नई बात नहीं है। वो कई बार ऐसी बातें कह चुके हैं जिसका न खंडन हुआ न मंडन हुआ। अब सवाल ये है कि जो कि बीजेपी और संघ की कार्यशैली अलग तरह की है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान नड्डा का जो इंटरव्यू छपा था, जो उन्होंने खुलेआम कहा था कि हमें अब संघ की आवश्यकता नहीं है, हम खुद सक्षम है अपने दम पर चुनाव जीतने के लिए, या भाजपा अपने दम पर खड़े रहने को तैयार है, उसको बीजेपी के संघ के सहारे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन संघ की तरफ से उसका कोई खंडन नहीं हुआ था उस वक्त भी, और अभी तक ऑफिशियली खंडन आज तक नहीं हुआ। तो सवाल ये कि संघ कहाँ खंडन करता कहाँ नहीं करता, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सवाल इस बात को, मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव की महत्ता को सभी लोग समझ रहे हैं और इसको बहुत लाइटली नहीं लिया जा सकता। हरियाणा का चुनाव एक बार हो सकता है कि ठीक है आप हार जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर का चुनाव आज की तारीख में बीजेपी के लिए हारना या किसी पार्टी के साथ मिलकर सरकार न बनाना, इसके अब तक के सारे फैसलों पर पानी फेर देगा, आप मान करके चलिए। और अगर जो खास करके आप जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर घोषणा पत्र देखेंगे तो उसमें तो साफ साफ कहा गया है कि धारा 370 की वापसी, कांग्रेस का उसको परोक्ष समर्थन है। हालांकि कांग्रेस इस पर खुल के नहीं बोल रही है, लेकिन वो हाँ भी नहीं कह रही है और ना भी नहीं कह रही है। तो सवाल ये है कि अगर उस एजेंडे पर अगर लोग चली गई और उनका गठबंधन मजबूती से खड़ा रहा चुनाव के अंदर और ये लोग अपने आपसी झगड़े कारण हार गए, तो आखिर इसका जो है वो जिम्मेदारी किसकी होगी? दोषी कौन होगा? अच्छा जी, एक काल्पनिक सवाल है और वो दर्शक भी ये समझना चाहते हैं। एक 4 PM पे एक बड़े ज्योतिषाचार्य आते हैं, कभी आपने देखा हो, राजीव नारायण शर्मा। उन्होंने कल संडे को घोषणा कर दी कि अगले 4 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से जाना होगा। एक ज्योतिषीय घोषणा, उनका अपना आंकलन है, ये बिल्कुल काल्पनिक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई हम ज्योतिषी को 100% सही नहीं मानते और ना नकारते हैं। और इसी बीच में सुब्रमण्यम स्वामी का ये दबाव बनाना, तो आपको लगता है कि अब धीरे धीरे बीजेपी के अंदर से ऐसा दबाव बनेगा मोदी जी के ऊपर कि यदि मोदी कुर्सी छोड़े ना छोड़े, दबाव में तो आएंगे वो। इधर विपक्ष भी उन पर दबाव बना रहा है, इसके अंदर लोकसभा के अंदर, फील्ड में भी हम देख रहे हैं कि विपक्ष एकदम से, अभी हमने देखा कि वो जो नियुक्तियाँ हो रही थी, लिटरेचर नियुक्तियाँ जो हो रही थी, हाँ, वो जो एंट्री हो रही थी, उसमें भी चिराग पासवान जैसे 4 सदस्यीय दल ने नरेंद्र मोदी को विवश किया कि 2 घंटे में उनको अपना वो वापस लेना पड़ा। तो जिस तरह के दबाव में मोदी जी इस समय काम कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कब तक चल पाएंगे ऐसे? देखिए, ये शंका तो पहले से लग रही थी जब ये गठबंधन सरकार बनी थी कि अगर मोदी जी ने अपनी कार्यशैली में परिवर्तन नहीं किया तो ये सरकार चल नहीं सकती है। मोदी जी हटेंगे कि नहीं हटेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये सारी जो घटनाएं, अगर मैंने अभी जो लेटेस्ट अभी लेख लिखा उसमें यही था कि पिछले अगर 2-3 महीने का अगर आकलन किया जाए सरकार का, तो लगभग हर बड़ा फैसला सरकार को पलटना पड़ा है, उसे विड्रॉ होना पड़ा है। चाहे वो वक्फ बोर्ड बिल का मामला हो, वो जेपीसी को भेजना पड़ा, SC/ST में क्रीमी लेयर लागू के सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसको सरकार ने सुझाव करके खारिज करने की कोशिश की, उस पर उन्होंने कहा कि नहीं लागू नहीं होगा। ब्रॉडकास्टिंग बिल का भी वही। तो कुल मिला के हर चीज़ पर अगर सरकार बैकफुट पर जा रही है तो इसका मतलब ये है कि सरकार अपने हिसाब से तो काम कर ही नहीं पा रही है। तो ये बड़ा एक चिंताजनक संकेत है। तो सवाल ये है कि क्या अगर मोदी जी अपना उसी कार्यशैली से काम करना चाहते हैं जैसे 10 साल तक करते रहे, तो वो तो संभव नहीं है। ये बात ज़रूर है कि मोदी के मुकाबले कोई फेस बीजेपी के पास आज नहीं है, लेकिन अगर मोदी जी अपने कार्यशैली में बदलाव नहीं करते हैं तो फिर उनका रहना बड़ा मुश्किल होगा। उनकी एक्सेप्टेंस लगातार घटती जा रही है, ये बात भी सही है। अगर वो बदलाव करते हैं, भाई बहुत से मामलों में अगर आप पहले ही चर्चा कर लेते तो ये नौबत नहीं आती ना। वैसे ही जो ये चुनाव सूची वाला एक मामला है, बैठक हुई होगी तो याद हो कि बैठक में सिर्फ हाँ में आँख मिलाया गया है, किसी ने उस पर अपना पक्ष नहीं रखा है, या दूसरी जो उसका अलग अलग पहलू पर विचार नहीं हुआ है कि अगर ये सूची जारी हुई तो क्या नतीजा होगा। अगर उसका जारी हो गई है और फिर बाकी लोग चुप बैठे होंगे तो उन्होंने ठीक है जो होना हो होने दीजिए। चलिए, एक आखिरी सवाल है मेरा और थोड़ा सा इस लीग से हटके है। अभी आपसे मेरी व्यक्तिगत बात भी हो रही थी कि कंगना रनौत का जो बयान आया है उससे हरियाणा में बीजेपी को क्या नुकसान होने की संभावना है, और बीजेपी उसको कंडेम यदि करती है, बीजेपी पल्ला झाड़ रही है उससे, तो क्या नुकसान से बच जाएगी? देखिए, कंगना रनौत ने तो पहले ही काफ़ी नुकसान किया हुआ है। अगर वो उसी स्टाइल में अगर अपना करते रहेंगे तो बीजेपी का नुकसान होना और तो कुछ होना नहीं है।
हरियाणा में किसानों को लेकर के किसानों का मुद्दा हरियाणा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछली बार लोकसभा में भी उनको बड़ा नुकसान इसी कारण से हुआ था, किसानों को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के। लेकिन वो किसी तरह उन्होंने फिर भी मैनेज किया, तो वो सीटें 50-50 तक लेके आ गए थे। लेकिन अब तो विधानसभा चुनाव होने, अगर विधानसभा चुनाव में कंगना रनौत का ये बयान जो है अगर ये चला है और इसकी प्रतिक्रिया होनी है, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इसका डैमेज कंट्रोल कैसे कर पाएगी, बड़ा मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अजय बोकिल जी, वरिष्ठ पत्रकार का, आप उनके लेख तमाम सारे अखबारों में पढ़ते रहते हैं। आज उन्होंने बड़ा क्लियर बोल दिया है कि वो मोदी अब नहीं है जो ताकतवर थे। इस बार ये जो हुआ है, जम्मू कश्मीर की 44 सीटें घोषित करने के बाद में जो सूची वापस ली गई है, ये भारतीय जनता पार्टी में 10 साल नहीं, पिछले लंबे समय से यदि आप देखेंगे ये शायद कभी नहीं हुआ है कि पूरी सूची वापस लेनी पड़ी हो। और इसमें निश्चित तौर पे कुछ पक्का नहीं कहा सकता, सबूत नहीं है, लेकिन हाँ ये अनुभव किया जा रहा है कि हो सकता है इसमें राम माधव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अहम भूमिका निभा रहा हो। बोकिल जी ने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है उत्तर प्रदेश का, जहां संघ मौन था और वहां जो टिकटों का बंटवारा था वो बहुत गलत तरीके से हुआ, जिस कारण बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। शायद अब संघ वो नुकसान झेलने को तैयार नहीं है, इसीलिए जो जम्मू कश्मीर की सूची है उसको वापस लिया गया है और नए सिरे से जो हो रहा है, जो प्रत्याशियों का चयन नए सिरे से हो रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है उसे भी एक तगड़ा झटका लगा है। मोदी और शाह को तो लगा ही है, लेकिन संसदीय बोर्ड ने जो फैसले किए हैं उसको भी एक बड़ा तगड़ा झटका है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है। इस सूची को बदलने से यह सीधा सीधा संकेत मिलता है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।